नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी इतिहास से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज का हमारा वीडियो हो जाता है प्राचीन इतिहास से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, तो वह कौन सा था? यह था हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो यह हुआ था बनावली में। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, तो यह था लोथल के साथ। हड़प्पा स्थल मांडा स्थित था, तो यह था चेनाब नदी के किनारे। वेदांग नहीं है, तो यह नहीं है मुंडक। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो यह हो जाता है नौवा मंडल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, तो यह था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, यह नहीं था मेहरगढ़। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, तो यह हो जाता है प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है, तो यह नहीं है कुंतासी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं, तो यह हो जाते हैं अग्नि, इंद्र और सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी, यह डाला गया था कांस्य। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए हैं, तो यह बसाए गए हैं सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, तो यह नहीं है पशुओं का मांस प्रमुख भोजन था। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, तो यह करता है यजुर्वेद। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में माना जाता है, तो यह हो जाता है सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गुजरात राज्य में। ऋग्वेद को कितने मंडलों में या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है 10 मंडलों में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। उनमें से एक नहीं है, तो वह नहीं है रूस। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो यह हो जाता है गुजरात में। पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो यह हो जाता है सिंध में। वह स्थान जहां पर पुरातात्विक वेदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, तो यह हुए थे बुर्जहोम में। वेदांत कहा जाता है, तो यह कहा जाता है उपनिषद को। नवपाषाण स्थल दया ओजली हैंडिंग स्थित है, तो यह हो जाता है असम में। भारत में शत्रुमुर्ग पाए जाते थे, तो यह पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोडली हवाई स्थित है, तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो यह माना जाता है भिड्राना को। ऋग्वेदिक काल में आर्यानी देवी है, तो यह हो जाती है वनु की। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है, तो यह हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, तो यह हो जाता है जम्मू और कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो यह मिले थे कालीबंगा से। आइए देख लेते हैं महाजनपदों का उदय, मगध का उत्कर्षण। वह राजवंश जिसमें मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो यह नहीं किया था गुप्त। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी?
यह थी गांधार की। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो यह करता है अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राजगहा जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी तो यह थी बिहार। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है तो यह हो जाती है वैशाली। मिहिर भोज शासक थे तो यह थे प्रतिहार वंश के। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तो यह क्या था, सिकंदर ने। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे तो यह हो जाते हैं शाक्य। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था तो यह लड़ाया गया था झेलम नदी के किनारे पर। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, यह रखी थी उदयन ने। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वह सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सा जीविक की नियुक्ति की गई थी तो यह की गई थी बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे तो यह थे प्राचीन भारत में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वजी सहित एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गनिया संघ। आइए देख लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक हो जाते हैं जैन धर्म और दूसरा हो जाता है बौद्ध धर्म। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ जो के भक्त थे तो यह हो जाते हैं शिव। जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे तो यह हो जाते हैं ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, यह लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है तो यह हो जाती है मृत्यु। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व का एक रूप है तो यह हो जाता है छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी तो यह हो जाती हैं 16। लाइट ऑफ एशिया एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है बौद्ध को। जातक कथाएं किसके संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं तो यह जुड़ी हुई हैं बौद्ध धर्म से। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है तो यह कहा जाता है अगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है तो यह हो जाता है बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करने का आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पूर्व माना जाता है तो यह माना जाता है जैन समुदाय को। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव अनुयायी थे, यह हो जाता है बसवाना के। तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी तो यह की गई थी पाटलिपुत्र में। 4 महासत्य की अवधारणा है तो यह हो जाती है बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो यह हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है तो यह हो जाता है जैन धर्म से। वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो यह हुआ था बिहार में। वह धर्म जिसके
भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। यह क्या गया था बौद्ध धर्म में। बौद्ध भिक्षुकों के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है, तो यह हो जाती है बिहार में। आइए देख लेते हैं मौर्य एवं मौर्य उत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सका है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो यह की थी कलिंग में। शुंग वंश का संस्थापक था, तो यह हो जाता है पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाई, तो यह करवाई थी अशोक ने। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीघ्र को माना जाता है, तो यह माना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के लिए चुना गया था, तो यह चुना गया था कश्मीर। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक है। यह हो जाता है धमेख। बौद्ध स्मारक चौखड़ी स्तूप भारत में स्थित है, तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो खारवेल का संबंध हो जाता है महामेहगवान वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रिमीज या जैनमीज कहा गया है, तो यह क्या कहा गया है घनानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक था, तो यह हो जाता है महापद नंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज था, तो यह हो जाता है चंद्रगुप्त। अशोक द्वारा नियुक्ति धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, तो यह जाने जाते हैं धामा महामंता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह थी पाटलिपुत्र। बोधगया में महाबोधिक मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था, तो यह बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णवीवाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ स्थित है, तो यह हो जाते हैं विदिशा शहर में। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त आई के बाद राजा बनने वाला उसके पुत्र का नाम था, तो यह हो जाता है समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया, तो यह क्या गया था चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। यह क्या था के शिलालेखों के लिए लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं, तो यह मिलते हैं ब्राह्मी में। वह अशोक जिसका योहिजी खाना बदोश लोग से निकट संबंध था, तो यह हो जाता है दिन्नाक का। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेखों का उत्खनन करवाया था, तो यह करवाया था खारवेल ने। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे, तो यह हो जाते हैं कृषि के। उड़ीसा में जोगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो यह हो जाता है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। शैली कीर्ति स्तंभों को दर्शाती है, तो यह दर्शाती है मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाबर गुफाएं हैं, तो यह हो जाती है मौर्य साम्राज्य काल की। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तो यह क्या था 326 ईसा पूर्व में। देवनापिरिय देवों का प्यारा
के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अशोक को। आइए देख लेते हैं चंद्रगुप्त साम्राज्य, गुप्त उत्तर साम्राज्य। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक, लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। तो यह हो जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। राजा हान होती ये युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। यह हराया था कनिष्क ने। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो यह हो जाता है चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। तो यह हो जाता है 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो यह हो जाता है विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। तो यह आया था 518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो यह मिला था पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेवनसांग भारत आए थे? तो यह आए थे हर्षवर्धन। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान है। तो यह हो जाता है बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गुप्त को। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। तो यह हो जाता है विंध्य शक्ति। गुप्तकालीन शासक था। यह हो जाता है विक्रमादित्य। पीकॉक टापू मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उमानंद मंदिर के नाम से। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था। तो यह पुकारा जाता है दीनार नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ज्वानजैंग भारत आया था। तो यह आया था हर्षवर्धन। 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था। यह हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।